निकालिएगा। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। न्यू मार्स हो गया था उन्होंने। लीज लाइब्रेरी जरा निकालिएगा जरा, डेफोटेक्स की वर्किंग निकालें मार्स की। ये लीज लाइब्रेरी पे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्यों है? नहीं पेबल तो ठीक है। ये जो लीज लाइब्रेरी है ये फ्यूचर में टैक्स वाले एज एन एक्सपेंस अलाउ करेंगे। टैक्स वाले फ्यूचर में रेंटल अलाउ करेंगे सर। तो रेंटल में क्या क्या हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होंगे। तो ये लीज लाइब्रेरी पे डेफर्ड टैक्स एसेट इसलिए है क्योंकि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसने भी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर में अलाउ होना, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेबल के अगेंस्ट एसेट बना, इंटरेस्ट भी टैक्स वालों ने, रेंटल में क्या क्या होता है तो बेटा प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों ने अलाउ होना ना। तो जब अलाउ होंगे एक्सपेंसेस तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे सर? एक्सपेंस अलाउ होने से क्या होता है और इनकम टैक्सेबल होने से। ठीक है जी, मार्क्स की हद तक कंप्लीट होगी बात। अब तो मार्क्स में फर्दर इशू, चलें ये जो हॉबिट हो रहा था इसमें दो तीन बातें मैंने और करनी है भी। एक नजर देखने कहाँ तक पहुंचे थे। ये 1200 वाली बात समझ आ गई थी जो वर्किंग की है, किसको किससे कंपेयर की है। इसको किससे कंपेयर कर लिया सर, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में पहले क्या किया, किस चीज की एडजस्टमेंट की। देन काइंडली अपने सामने जरा ये एक्सट्रैक्ट्स रखते हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे। अभी तक इस क्वेश्चन से पहले जो हमने वर्किंग्स की हैं उसमें अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट को रेट से मल्टीप्लाई किया जाता था तो कैलकुलेटर पकड़ा 5,08,000 लिखे। अकाउंटिंग प्रॉफिट से अगर इसे रेट से मल्टीप्लाई करते थे तो 5,08,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 30% करें। तो इस क्वेश्चन से पहले जितने क्वेश्चन थे उनमें अकाउंटिंग प्रॉफिट 5,08,000 से अगर आप 30% रेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो फिगर आती थी वो करंट टैक्स की आती थी या डेफर्ड टैक्स की आती थी? ना करंट टैक्स की ना डेफर्ड टैक्स की, बल्कि इनके सम की आती थी। ना करो यार, जरा सिनेरी 1 से शुरू करें जल्दी से होना, और मशीनरी 1 के सिनेरियो से शुरू करें। आपने इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स देखना है और जहां जहां मैं कहूंगा कंडी साथ साथ चलते जाना। 1 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट है, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स 30,000 है, 30% टैक्स रेट था, 1 लाख इंटू 30%। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का ब्रेकअप जो भी था लेकिन फाइनली टोटल सेम था। किसको किससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा था, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की फिगर आती है, सम, बॉक्स का सम। आगे चले फिर उसके बाद आगे फिर आप रुके क्वेश्चन नंबर 1 पर रुके, वैसे रास्ते में जो जो आ रहा है उसमें सब कुछ मैच है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आ गैलेक्सी सर, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 2009। यहाँ 35% टैक्स रेट था,
तो काइंडली जरा मल्टीप्लाई कर देखना सवाल में 35% रेट है तो 40 इंटू 40 था 45 इंटू 35%। क्या चीज आई, इससे क्या किया तो क्या आया 2010 में करके देखो 60 इंटू 35%। मार्क्स किया वो सबने सॉल्व, लेकिन मार्क्स में मार्क्स का करंट टैक्स बताया मार्च में करंट टैक्स क्या 149 2035 प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताइएगा ये 44.9 मिलियन 49 लाख। डेफर्ड टैक्स की अमाउंट बता, इसकी तरह एंट्री बोल दीजिएगा जरा। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस मेरा ख्याल क्रेडिट आ रहा है, कितनी फिगर आ रही है 22। हाँ फर्स्ट ईयर था ये इसलिए ओपनिंग नहीं था, तो जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट है वही फॉर द ईयर भी है। तो डेफर्ड टैक्स कैसे लिखूं ये फिगर, पॉजिटिव लिखूं इसमें नेट ऑफ करूं या ऐड कर दूं, इसका सम करेंगे 1470000। अब 49 लाख से रेट है मेरा ख्याल 30%, 49 लाख से 30% मल्टीप्लाई किससे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, क्वेश्चन ही मेरा साइलेंट हो गया सर। उससे अगर वो मल्टीप्लाई करें तो वो आ रहा है, आने दे जो आ रहा है, हमें क्या। अदर काइंडली हॉबिट में दोबारा करें 5,08,000 5,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, तो आंसर आ गया 1,46,100। और यार ये आ गया, क्या हो गया, क्या आ रहा है, क्या होना चाहिए 1,52,400 आ रहा है और यहाँ लिखा 146,100। तो यहाँ ये रिकंसाइल क्यों नहीं हो रहा है। अभी तक बेटा इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें क्वेश्चंस में परमानेंट डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन अगर परमानेंट डिफरेंसेस आ जाएं तो फिर ये फिगर रिकंसाइल नहीं होती। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी अकाउंटेंट से ये रूल पूछ ले, कौन सा रूल, कि अकाउंटिंग प्रॉफिट से अगर रेट मल्टीप्लाई किया जाए तो सम ऑफ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की फिगर आ जाती है, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि ये क्यों नहीं आ रही है। ये मेरी बात समझ आ रही। तो फिर IAS 12 में एक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, जिस तरह लीज जरा जहन में लाए IFRS 16 तो लेसी डिस्क्लोजर देता है, कौन कौन सा मैच्योरिटी एनालिसिस बताता है, स्केड्यूल बनाता है अगर I16 है तो वो नैरेटिव पैराग्राफ वगैरह देता है। तो इस तरह IAS 12 में एक रिकंसिलिएशन बनती है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की और टैक्स एक्सपेंस की, और फिर इस रिकंसिलिएशन में रीजन बताई जाती है कि ये फिगर आपस में मैच क्यों नहीं हो रही। तो अभी तक आपको क्या पता ये मैच क्यों नहीं हो रही, और मैं अभी दिखाता भी हूँ, लेकिन असल में इसकी रीजंस दो हैं और जो दूसरी रीजन मैं अभी लिखूंगा वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएंगे। तो ये जो सारी बातें हुई हैं इनको समझने के लिए, अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब अगले क्वेश्चंस में आएगा तो जरा बात ही अगर खत्म कर रहे हैं। आप जहाँ पे थे ये 1200 की एंट्री लिखी है आपने, उससे आगे चल पाएगा। रिगार्डिंग लिखे रूल ऑफ टैक्स एक्सपेंस। If accounting profits
are multiplied by, if accounting profits are multiplied with tax rate, then the amount should be equal to sum of current tax and deferred tax. और ये जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, इन्हें शॉर्ट वर्ड्स में बोला जाता है, इसे शॉर्ट वर्ड्स में कहते हैं टैक्स एक्सपेंस। मतलब कभी अगर वर्ड यूज हो टैक्स एक्सपेंस तो वी आर टॉकिंग अबाउट करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ व्हाट एंड व्हाट। तो असूलन रूल क्या है कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आना चाहिए, तो जो अमाउंट है वो टैक्स एक्सपेंस के बराबर आना चाहिए। However, this rule is applicable if there is no permanent difference. Yes, sorry, is there are no permanent differences and effect of rate change. अब effect of rate change की अभी हमने बात नहीं की, वो भी आगे आ जाएगी। If there are no permanent differences and effect of rate change, देखिए फिर अगर ये सिचुएशन हो जाए तो क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे नेक्स्ट, उसमें फिर नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2001, किस जगह पहुंच गया हूं मैं, स्टेटमेंट पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जाने दें गुस्सा यार, खुदा ही है ना, वहां ना वहां ना कहां पहुंच गया, नोट्स में चला गया हूं। तो फिर नोट्स में क्या बनता है, एक डिस्क्लोजर बनता है बाय द नेम ऑफ वर्ड्स लिखे मेरा, रिकंसिलिएशन बिटवीन accounting profit and tax expense। डेफिनेटली अगर एग्जामिनर ये मांगे तो फिर ही बनानी है, मैं इस क्वेश्चन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि शायद अच्छा सवाल है। इसको किसके साथ अब रिकंसाइल करना, अकाउंटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स एक्सपेंस किसे कहते हैं, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। इसका सारी तरीका ही होता है, अगर काइंडली 2 मिनट का काम है, अगर काइंडली कंसंट्रेशन से पहले देख लें, फिगर ढूंढना। स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
ये फिगर बोलेंगे डेफिनेटली सही वाला अकाउंटिंग प्रॉफिट, फाइनल अकाउंटिंग प्रॉफिट। देन फिर उसके बाद आपने ढूंढना है टैक्स रेट 30%, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो फिगर आएगी ये कहलाएगी फिगर एक्सपेक्टेड टैक्स एक्सपेंस। 152,400 अपने सामने जरा एक्सट्रैक्ट रख लें जरा। किस अमाउंट की जगह क्या अमाउंट होनी चाहिए थी? 146,100 की जगह एक्सपेक्टेड अमाउंट ये थी, एक्चुअल अमाउंट कौन सी है? तो अब हमने करना ये है कि इस एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स को एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज 146,100 उससे रिकंसाइल करना। तो व्हाई दिस फिगर इज डिफरेंट? अभी सवाल में कोई रेट चेंज का इशू नहीं है, परमानेंट डिफरेंसेस है, तो उनको कैसे एडजस्ट करना है अब आपने बहुत गौर से देखना। इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस, अपना सवाल देख लें, रिवाइज कर लें ध्यान में। परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? परमानेंट डिफरेंसेस की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? डिविडेंड इनकम की अमाउंट कितनी है? फाइन्स की अमाउंट कितनी है? क्या हमारे इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिविडेंड इनकम ऐड हुई भी है और फाइन्स लेस हुए हैं सर? लेकिन सर जी करना ये है कि डिविडेंड इनकम यकीनन कितनी अमाउंट है डिविडेंड इनकम की? और सर जी कितनी अमाउंट है यार? लेकिन हमने क्या किया, इस वक्त बोर्ड पे देखिए तरफ मैंने 508,000 की जो फिगर थी उसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया हुआ, तो 152,400 टैक्स इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट है, 30% से मल्टीप्लाई हो गया। यकीनन 5,08,000 के अंदर सिर्फ डिविडेंड इनकम के एंगल सोचिए कितनी डिविडेंड इनकम? 30,000। जब मैंने 30% रेट मल्टीप्लाई किए तो क्या उस 30,000 को भी 30% रेट लग गया? तो इस 152,400 में क्या डिविडेंड इनकम मौजूद है? पूरा 30,000 मौजूद है। किसमें कितना मौजूद है? 508 में 30,000 मौजूद है, रेट लेकिन लग गया तो फिर टैक्स इफेक्ट आ गया डिविडेंड इनकम का इसके अंदर 152,400 के अंदर। अब पूरा 30,000 नहीं होगा, उस 30,000 का टैक्स इफेक्ट होगा। तो मैंने अब जरा एक्सपेक्टेड टैक्स को एक्चुअल टैक्स बनाना, इसलिए अब एग्जैक्टली 30,000 लिख के हम लेस नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? कल तो किया यार, कल तो पूरा किया, देख ले सफा देख, ऐसे नहीं, ऐसे देख के देख, कल तो पूरा लिखा। और सर करंट टैक्स नहीं कल भी लिखा है, ध्यान दे ऊपर। वो 5,08,000 के अंदर तो पूरा 30,000 ही लेस किया है और 9,000 ही ऐड किया है, लेकिन अब वर्किंग हो रही है असल में एक्सपेक्टेड टैक्स के साथ। तो ये अमाउंट ऑलरेडी 30% से मल्टीप्लाई होके आई है। देयरफॉर यहाँ आपने क्या करना है, आपने डिविडेंड इनकम का अब टैक्स इफेक्ट निकालना है। और वो कैसे निकालना है सर? तो 9,000 ने ऐड होना है लेस होना है, वो स्टोरी वही है। इनकम है तो पहले ऐड हुई है, लेस ही करना है, फिर कैंसिल करना। बट व्हाई नॉट 30,000, व्हाई 9,000? इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड इनकम लिख के उसके सामने फाइन्स की अमाउंट लिख दिया करेंगे। यार 9,000 फाइन है यार, तो ये हो इस हद तक कोई कंक्लूड नहीं कर गया बात। ये मल्टीप्लाई बाय 30,000 है, 30% 9,000 रुपया वैसे ही आ गया। आगे करवाएं, क्या करना? फाइन्स का तो 9,000 एज इट इज आ गया, टैक्स इफेक्ट्स लिया करने, तो 9,000 इंटू 30%, 2,700 को ऐड क्यों करेंगे आप? ऐड लेस की स्टोरी वही है, बाय आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 30% बोथ ऑफ देम, टैक्स इफेक्ट्स के साथ मल्टीप्लाई। अब कैलकुलेटर उठा, 152,400 लिखा, 152,400 माइनस
प्लस 146 100। क्या चीज अल्हम्दुलिल्लाह किसके साथ रिकंसाइल हो गई? एक्सपेक्टेड टैक्स एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस के साथ रिकंसाइल। जब भी कभी ऐसे हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं बनता, और यहाँ तक लिख के फिर बिस्मिल्लाह पढ़, क्योंकि फिर नया काम शुरू कर। यानी स्टूडेंट्स को क्लियर होगी बात? तो इनकम पहले ऐड हुई भी है प्रॉफिट में, देयरफॉर लेस कर दें, और एक्सपेंस पहले ऐड हुआ हुआ, सॉरी लेस हुआ हुआ ऐड कर। हाँ, टोटल अमाउंट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जिस अमाउंट में एडजस्टमेंट करनी है, वो शाकिर कहाँ तक पहुंचा? नहीं, अपनी तरफ से कर लिया उसे फाइन? स्पीड अप होता है, जरा दो तीन बातें और दोहरा देते हैं। ये नोट हो गया? सर कभी कभी एग्जामिनर, चलो अमाउंट्स में रिकंसिलिएशन मांगने के बजाय एक और हेडिंग लिखें, टैक्स रेट की रिकंसिलिएशन मांगता है। टैक्स रेट रिकंसिलिएशन मांग लेता। बस हेडिंग लिख कर रुक जाओ। हमारे सवाल में एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है? लेकिन एक्चुअल टैक्स रेट कितना है? इस बात को मेरी समझने के लिए जरा काइंडली दोबारा एक्सट्रैक्ट्स में चले जाए। अगर 5,08,000 को 30% से मल्टीप्लाई किया जाए, कर लें दोबारा, तो ये तो 152,400 बनता है। सर जी बनता है सर, तो ये तो एप्लीकेबल रेट था, तो देयरफॉर टैक्स होना चाहिए 152,400। लेकिन टैक्स नजर कितना आ रहा है? 146 100 कैलकुलेटर पे लिखा। क्या लिखा आपने? एक्चुअल टैक्स डिवाइड बाय काउंटिंग प्रॉफिट के नंबर। ये क्या है? ये क्या है? एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है, हमें किस रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ा? आप मेरे वर्ड को समझ आते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30%? ये तो एप्लीकेबल था, तो हमें किस रेट के हिसाब से टोटल टैक्स देना पड़ा? तो ये एक्चुअल टैक्स रेट है। तो इसमें क्यों फर्क है? क्या वही गेम है सर? क्या वही गेम है सर? कौन सी गेम है?
परमानेंट डिफरेंस है। लेकिन अगर इस तरह रिकंसिलिएशन बनानी पड़ जाए, इसको किससे रिकंसाइल करना पड़ जाए, तो ये जरा मुझे दूसरी वाली वर्किंग करवा दें। ये जो लास्ट वाली ये वाली वर्किंग आपने कैसे की? 146 100 डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाइड 100। नहीं सर, ये रिकंसिलिएशन बनाना बिल्कुल सिंपल सा काम है। मेरी हमेशा सजेशन यही होगी कि आप इस रिकंसिलिएशन को, जो रेट रिकंसिलिएशन है, इसको डायरेक्टली कभी ना बनाएं, क्योंकि अदरवाइज सोचना जरा मुश्किल हो जाएगा। अब अपनी ये प्रीवियस रिकंसिलिएशन सामने रखें। आपने इस 146 100 को जब इससे डिवाइड किए, ऐसे किया, तो आपके पास 28.76% आया। अब बिल्कुल इसके दरमियान भी अब 30% ये है, 30% अमाउंट ये थी, अभी आपने निकाली। क्या इसको इससे डिवाइड किया है तो 30% है? करके देखें फिर। 152 400 डिवाइड बाय 50800, कंसंट्रेट करें। तो अब जो रिकंसिलिएशन मैं बना रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एप्लीकेबल रेट लिख लिया और एक्चुअल रेट लिख लिया। तो इनमें फर्क सिर्फ वंस अगेन किस वजह से, परमानेंट डिफरेंस की वजह से। लेकिन अब परमानेंट डिफरेंसेस की अमाउंट नहीं लिखनी आपने, परमानेंट डिफरेंसेस के टैक्स इफेक्ट के रेट्स लिखने। उसका सिंपल सा वे क्या होगा, जिस तरह पहले किया, अदरवाइज वैसे करें। इसको इससे डिवाइड कर दें और इसको इससे डिवाइड कर दें। मीन्स तो से शायद मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर आपसे टैक्स रेट रिकंसिलिएशन भी मांग ले और वो ऊपर वाली अमाउंट्स की रिकंसिलिएशन ना भी हो, मींस फॉर एग्जांपल वो ना कहे कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स एक्सपेंस से रिकंसाइल करना है, तो आप डायरेक्टली ये रिकंसिलिएशन, कौन सी रिकंसिलिएशन, टैक्स रेट रिकंसिलिएशन ना बनाइएगा, क्योंकि शायद अदरवाइज सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले क्या बना के सामने रख लें, और सर जी क्या बना के सामने रख लें सर, और अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह उससे रिकंसाइल हो जाएगा। जरा लिखें 9000 कैलकुलेटर पर, 9000 डिवाइड बाय, बताएं क्या करेंगे, क्या आंसर आया, इनटू 100, 1.77। अब लिखना है इसके साथ क्या, वो भी लिख लेते हैं। इसके साथ ब्रैकेट क्यों लगाऊं, इसको ब्रैकेट क्यों लगाऊं सर, क्योंकि डिविडेंड का टैक्स इफेक्ट है, तो डिविडेंड का ब्रैकेट लगी हुई है। 2700 लिखें सर कैलकुलेटर पे, 2700 डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं, 508000 इज इक्वल टू 0.53। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की सारी स्टोरी क्या है, इनकम पहले ऐड हुई हुई है, एक्सपेंस पहले लेस हुआ है, तो ऑपोजिट इफेक्ट आना है। चेक करें रिकंसाइल हो रहा है कैसे, 30 माइनस 1.77 प्लस 0.53 इज इक्वल टू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज क्या कहलाती है, तो इसके लिए आप हेडिंग्स बना लें, टैक्स इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस, डिविडेंड इनकम। ये परसेंटेज निकाली कैसे, एक दफा फिगर बोल दो। 9000 का नाम क्या है, टैक्स इफेक्ट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग प्रॉफिट। दूसरी एफर्ट जरा ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। फाइन्स कैसे आए हैं, टैक्स इफेक्ट ऑफ फाइन्स डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग प्रॉफिट, लिखे फाइनल।
ये नोट कर ली ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो ये टैक्स रेट रिकंसिलिएशन कहां से बन सकती है? बोर्ड से देके बन सकती है। Another heading लिखें सर, another way to calculate deferred tax for the year। वापस हमारी बहस कहां जा रही है? Deferred tax for the period। Another way to calculate deferred tax for the period। कल वाली कैंडी वर्किंग में जाएगा जहां ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से वर्किंग की, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से डेफर्ड टैक्स यूजिंग कौन सी अप्रोच? गुड एफर्ट सर, बोलने की कोशिश की है लेकिन नाकामी हुई है, दोबारा बोल रहे कौन सी अप्रोच है? किसको किससे कंपेयर किया, क्या करके, तो क्या क्या निकला है? अब बेटा जो मैं बात करने लगा हूं ये तब एप्लीकेबल है या कह लें इसकी जरूरत तब है जब फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग प्रॉफिट ना हो। ये फॉर एग्जांपल की जगह लिखना इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल। मैं डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं या मैं एज ऑन निकालना चाह रहा हूं? एज ऑन किसी बेस नहीं, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस अगर अवेलेबल है एज ऑन आ जाएगा। मैं सीधी बात क्या करने लगा कि अगर फॉर द ईयर निकालना है और अकाउंटिंग प्रॉफिट ही नहीं है तो जरा कल जो अप्रोच डिस्कस हुई है उस पर चले जाना, अपने रजिस्टर में जरा रखने सामने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, उसमें किसको किससे कंपेयर करेंगे? तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ही नहीं है तो जरा करंट टैक्स की वर्किंग में जाए जरा। करंट टैक्स की वर्किंग में करनी जाएगी। कंसंट्रेशन से मेरा एक सवाल सुनिएगा जरा, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ना हो तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा? आ जाएगा यार। तो करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं हो सकेगा। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है तो हम करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो करंट टैक्स इस वक्त बात भी नहीं हो रही। इस वक्त क्या बात हो रही है जरा देखें क्या हेडिंग लिखी है। हम इवन देन अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ना हो तो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर की वर्किंग कर सकते हैं अगर हमें एड लेस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। मतलब सपोज पूरा क्वेश्चन एज इट इज है लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स का नहीं पता। ये बेस ही नहीं आने लगी। अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर नहीं है तो आप टैक्सेबल प्रॉफिट्स और करंट टैक्स नहीं निकाल सकेंगे। वो था तो एडलेस हुआ, लेकिन अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ना भी हो और टैक्सेबल प्रॉफिट ना भी निकल सके, हमें सिर्फ एडलेस की इंफॉर्मेशन मिल जाए कहीं से, हमारे सामने इंशाल्लाह अभी डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर आने लगा। लेकिन इसके लिए जरा सोचना सही पड़ना है और सोचना ऑप्शनल नहीं है। क्लास में से अगर कोई एक सोच ले तो सबकी तरफ से होना मुमकिन नहीं है, तो ये अपना अपना सोचना पड़ता है। बिफोर आई स्टार्ट एनी डिस्कशन आप पहले ये चीज जरा जुबानी सोचें कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं और कुछ लेस कर रहे हैं।
किस में एड लेस कर रहे हैं? तो काउंटिंग प्रॉफिट्स में अगर एड्स करेंगे तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट फाइनली बढ़ जाता है, कम हो जाता है? और जाने दें यार, अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा ना यार ऐड करने से, वर्किंग हो रही है अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर नहीं, बस एड लेस हो रहा है। कहां पहुंचने के लिए? तो अगर एड बैक्स ज्यादा है इस वर्किंग के अंदर, अगर एड बैक्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कंपैरेटिवली स्पीकिंग टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही। मतलब ये जो बॉक्स मैंने बनाई इधर फिगर्स, सिर्फ इन फिगर्स को प्लस माइनस करना। 5,000 माइनस 6,000 माइनस 30,000 9 प्लस 90 प्लस 35 माइनस 30, ये माइनस 17 है। एड बैक्स कम है ज्यादा है? एड बैक्स कम, तो एड बैक्स अगर कम है तो टैक्सेबल प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम है, होगा नहीं है, 17,000 ही का फर्क है। देख लो 5,08,000 माइनस 17,000, ठीक है, माइनस 491,000, कितना फर्क है? कम है ज्यादा? क्यों? एड मैक्स कम हो, लेस ज्यादा हो, नहीं सर? क्लियर है मेरी बात, मेरा सेंटेंस ठीक है? अगर एड बैक्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? और जरा वाइस वर्सा सेंटेंस बोला, अगर एड बैक्स कम होंगे तो कंपैरेटिवली टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा। मींस से अगर हमें नहीं पता 5,08,000 है कि नहीं है, क्योंकि इवन देन हमें ये पता है कि इससे अल्टीमेटली होगा क्या। हाँ, लेकिन हम टैक्सेबल प्रॉफिट जो है ना, हम जो करंट टैक्स है वो इन एड बैक्स और लेस पे नहीं देते, वो तो फाइनल प्रॉफिट पे देते हैं। तो अगर आपको ये 17,000 नेगेटिव पता भी चल जाए तो आप मुझे बता सकते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होगा? वो तो तभी पता चलेगा जब अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। तो करंट टैक्स की बहस नहीं होने लगी, लेकिन क्या डेफर्ड टैक्स डिफरेंसेस पे होता है? क्या परमानेंट पे होता है या सालों पे होता है? तो बस आखिरी काम अब ये रह गया कि इसके अंदर कहीं कोई परमानेंट डिफरेंस तो मौजूद नहीं है। तो हमें अगर एड बैक्स का पता है, लेस का पता है, तब हमें सिर्फ ये वर्किंग करते हुए डेफर्ड टैक्स क्या इग्नोर कर देना है। परमानेंट डिफरेंसेस का मतलब हम डिविडेंड इनकम और फाइन्स को इग्नोर करके ये बहस करने लगे। हम हैं इसी के अंदर, लेकिन इस एड बैक्स और लेस के अंदर जो है इसमें से क्या इग्नोर करके वर्किंग करेंगे? तो काइंडली तरफ करें वर्किंग करें। अब किसको छोड़ने लगे? डिविडेंड इनकम और फाइन्स को क्यों छोड़ने लगे? ये परमानेंट डिफरेंसेस है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करने लगे? जरा करें फिर देखते हैं क्या फाइंड आउट होगा। मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मेरा ये मिशन है। 5,000 लिखा मैंने कैलकुलेटर पे पॉजिटिव, माइनस मैंने किया 6,000 और एक जंप क्यों लगाया 35 पे? प्लस 35,000 माइनस 30,000, क्या आंसर आया? अब इसके साथ ही पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये 4,000 पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? इसका जरा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं जरा। ये वो डिफरेंसेस हैं, 4,000 वो डिफरेंसेस हैं जो टेम्परेरी हैं। पहले तो ये फैसला करें, डेफर्ड टैक्स नहीं पे होगा और डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर की बात होगी, ठीक है? अब 4,000 एड बैक्स ज्यादा है, एड बैक्स ज्यादा है या कम है? एड बैक्स ज्यादा अगर है तो टैक्सेबल प्रॉफिट 4,000 से ज्यादा होता है। अब बस आपने फाइनली बचपन ज़हन में लाना था, अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो जो कल रूल लिखे थे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के, वही हेल्प कर देंगे मेरे ख्याल से। बाकी ये जो बात में कर रहा हूँ उसको लिख लेते हैं।
तो अब ये सेंटेंस जो हमने अभी एक दफा दोबारा बोले हैं, 4000 से क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा अगर बोल के वो पढ़े तो जरा बेहतर है। क्या काउंटिंग प्रॉफिट 4000 से कम हो जाएगा? क्या काउंटिंग प्रॉफिट 4000 से कम है? या कभी कहते हैं ज्यादा है, कभी कहते हैं कम है। कौन सा ज्यादा है? तो देखो कौन सा कम है। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो जाए तो आपको डेफर्ड टैक्स की डेबिट अमाउंट मिलेगी या डेफर्ड टैक्स की क्रेडिट अमाउंट मिलेगी? क्या हो रहा है? मेरे अलावा तो नहीं है कोई सोच रहा? ये वही हो रहा है, सब तो हो रहा है, क्या कह रहा है? क्या 4000 पॉजिटिव फिगर आई है? एडबैक्स ज्यादा है, एडबैक्स ज्यादा होने से क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा, और देयरफॉर अकाउंटिंग प्रॉफिट लेस देन टैक्सेबल प्रॉफिट वाली सिचुएशन। तो आपको अब इस स्टोरी में 4000 से रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट फिगर मिलेगी या डेबिट मिलेगी? एक फाइनल कर लें जरा, सिनेरियो 1 निकालें। सिनेरियो 1 मशीनरी, ये हमारी जो डिस्कशन हो रही है, इस डिस्कशन के मुताबिक थर्ड एंड फोर्थ ईयर की बात हो रही है या फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की बात हो रही है? टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाए तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट मिलेगा या डेबिट मिलेगा? फाइनल कर दीजिएगा प्लीज। 105 115 पहले 2 सालों में क्या हो रहा था? पहले 2 सालों में क्या हो रहा था? तो फाइनली जरा बोर्ड पे इधर इसी खुलेगा और बोर्ड पे देखो, अगर हमारे एड बैक्स ज्यादा है तो उससे हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाने से हमें रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट अमाउंट मिलेगी, और अगर वाइस वर्सा बोलने की ख्वाहिश की जाए तो, और अगर एड बैक्स कम होंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पहले और दूसरे साल में अगर कम होंगे तो फिर डिफरेंस रेट मल्टीप्लाई करके फॉर द ईयर के डेफर्ड टैक्स की डेबिट अमाउंट। आए इन दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो ये वाला काम क्या ना भी हो तो हो जाएगा। पॉइंट 1, इफ इन करंट टैक्स वर्किंग add backs are more, add backs are more, ignoring permanent differences. Ignoring permanent differences, then क्या होगा? कंक्लूड के बाद if in current tax, if in sorry एक मिनट और होना चाहिए, if in current tax working add backs are more, is in लगा देंगे, if in current tax working add backs are more ignoring permanent differences then, अब देख रहे हैं आपने कितना एक्सप्लेन करना है सर, मैं तो स्टैंड पे ये भी लिख सकता हूँ then it will result into credit amount of deferred tax expense, लेकिन अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहते तो बताएं कैसे एक्सप्लेन करें। अब इसको टैक्सेबल प्रॉफिट्स के साथ सोच लें या अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के साथ? चलो सोचो then taxable profits will be more, taxable profits will be more than अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। मैंने तो ऊपर लिखा अकाउंटिंग प्रॉफिट पता ही नहीं है, वो जो भी होगा हमें पता है कि उसने कम ही होती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं पता, टैक्सेबल प्रॉफिट का हमें कैसे पता? हमें टैक्सेबल प्रॉफिट का नहीं पता, हमें ये पता है वो कितने से ज्यादा और अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, हमें उसका पता, डिफरेंसेस का पता। इट विल रिजल्ट इनटू
therefore it will result into, अब देख लें इसे कैसे कंक्लूड करना है, ऐसे कंक्लूड करें डेफिनेटली, कोई ऐसा पॉइंट तो है नहीं जो आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के वाले से लिखना है, तो देन इट विल रिजल्ट इनटू क्रेडिट अमाउंट ऑफ deferred tax expense। इसका क्या मतलब क्रेडिट अमाउंट ऑफ deferred tax expense? यहां से हमें ये पता चल जाएगा एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा डेबिट क्या हो रहा है? क्वेश्चन देख के पता चलेगा सर। अगर एसेट बना होगा तो एसेट डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी बनी होगी तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा। हमें क्या मिल गया है? नंबर 2 जल्दी से लिखेंगे, वाइस वर्सा। क्या हम हर सवाल हर तरीके से किया करेंगे? वो नहीं सर, जानने को खुदा का, हम एक तरीके से कर नहीं रहे, हर तरीके से करेंगे। मिशन अच्छा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सभी देखा करें। अगर वो टैक्स रेट रिकंसिलिएशन कहे तो वो बनाएंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को टैक्स प्रॉफिट से रिकंसाइल करने वो करेंगे, और अगर डेफर्ड टैक्स फाइंड आउट करना पड़ जाए किसी ऑल्टरनेट वे से तो वो भी कर लेंगे, वो भी और वो भी। आप इस तरह करें, फाइनली जरा डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के कितने तरीके आपके सामने आ गए, जरा देख के बता दो। बल्कि एक सेकंड सॉरी, जरा अब ये लिख के भी मेरे ख्याल खत्म करना है। ये कैसे वर्किंग करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या बनाएंगे? अगर सिर्फ इसी तरह वर्किंग करनी होती तो फॉर्मेट कैसे बनाते? फॉर एग्जांपल आज जरा हॉबिट में ही फाइनल कर, ये 3 देखनी है जरा, कर लिखना जब चले, जो मैंने बात शुरू की थी वो खत्म हो गई। 3 देखनी है किसने? एक कौन सा तरीका पहले अडॉप्ट किया? कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, और दहिया तक पहुंच गए थे फिर। तो दूसरा तरीका काउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स, और तीसरा शायद एड बैक्स और लेस फिगर अंदर आ रही है उसमें। करंट टैक्स कैलकुलेट करने के कितने तरीके डिस्कस हुए हैं? एक ही, और एक ही रहना है अल्हम्दुलिल्लाह। देन सर ये इस तरह करना है, जरा एक सेकंड, करंट टैक्स की वर्किंग निकलना। अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ इसी तरीके से वर्किंग कर रहे हो तो आप क्या क्या ढूंढ रहे होंगे? नहीं जरा ढूंढ के बोल दो, वो 4 फिगर्स जो नजर आ रही हैं काइंडली इग्नोरिंग, जरा बता दो। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, फिगर्स बोल दो जरा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 5000 पॉजिटिव नेगेटिव, प्रीपेड डेट्स 6000 नेगेटिव, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन किसको इग्नोर रखना है? जो परमानेंट डिफरेंसेस हैं वर्किंग में से इग्नोर रखना है, 30 35, और टैक्स डेप्रिसिएशन, ये मेरे ख्याल यही बनता है। तो इसको बस ये लिखना अपना, नेट फेक लें 4000। अब 4000 के साथ फाइनल बोल दें क्या लिखूं? एड बैक्स आर मोर। अब ये डिसीजन तो लेना पड़ना ना कि एड बैक्स ज्यादा है। इस डिसीजन से क्या पता चला फिर? जब रेट लगाएंगे, जब आप रेट लगाएंगे तो 1200 क्या आएगा? क्रेडिट अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। करें जी बेटा। In other words, expense credit
अकॉर्डिंग टू पर्सनल लायबिलिटी लिमिट। जी सर, नोटिस सर। आप लोग काइंडली अब जरा सब लोग शाकिर निकालना और इस बात को बिल्कुल भूल जाए कि आपने वो पहले क्वेश्चन किया हुआ, वो तो हम पहले ही भूल चुके हैं, तो नई बात तो नहीं। ओके आ गया जी, ओके। चंद गुजारिशात पहले मेरी गौर से सुनिए उसको। सबसे पहले मेरे साथ ये क्वेश्चन जरा सिर्फ करंट टैक्स के एंगल से, क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायर्ड था, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो करंट टैक्स के एंगल से ये पूरा सवाल मेरे साथ जरा जल्दी से पढ़ दो। पढ़िए, अकाउंटिंग प्रॉफिट से 15.5 है। पॉइंट नंबर 1 में पेनल्टी एड बैक हो गई। पॉइंट नंबर 2 में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब नहीं सर, एक्सपेंस डेबिट पेबल, एक्सपेंस भी डेबिट फॉर द ईयर एज ऑन नहीं। तो 2.4 ऐड बैक वो पेबल के एंगल से डेफर्ड टैक्स में बात करते हैं। 2.4 आपने ऐड किया और 1.6 आपने लेस कर दिया। ओके सर। नंबर 3 में लीज लायबिलिटी कल बात हो गई थी, तो आप लोगों ने 0.15 ऐड किए यहां से, 0.65 लेस किए यहां से। आपने करंट टैक्स में 1.2 का कुछ भी नहीं किया। हाँ, आपने 0.7 की डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया। करंट टैक्स में आपने क्या क्या किया, 0.7 ऐड बैक किया, 0.15 ऐड बैक किया और उसकी जगह 0.65 लेस कर दिया। एनी कंफ्यूजन? और 1.2 जो मैंने सर्कल लगाया, इसका आपने कुछ भी नहीं किया करंट टैक्स में, ये एज ऑन है, क्लोजिंग बैलेंस, उसकी बात में फिर बाद में। नंबर 4, आपने करंट टैक्स की वर्किंग में 1.1 ऐड बैक किया और 1.65 लेस किया। ये कहीं खुदा ना खासा पे इल्जाम तो नहीं कि आपने ये किया और आपने ये किया। पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 आप जरा काइंडली दोबारा पढ़ो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में फाइनेंशियल चार्जेस होना अकॉर्डिंग टू IAS 23 कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं, लेकिन टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं कि इनको एडमिसिबल एक्सपेंस बनाया जाए। तो हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट में 2.3 मिलियन का कुछ भी नहीं किया होगा, हमने इसे कैपिटलाइज कर दिया। जब भी ये बात आती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की, तो एक चीज अपने जहन से निकालनी होती है, डेप्रिसिएशन। अब ये वर्क इन प्रोसेस है, इसकी भी डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं है, और अगर हो भी तो वो एक अलग इशू है, अकाउंटिंग ऐड हो जाएगी और टैक्स लेस हो जाएगी। तो जस्ट फोकस ऑन द बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट के एंगल से हमने एसेट डेबिट किया, यस सर, देयरफॉर हमारे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, टैक्स वाले क्या डेबिट करना चाह रहे हैं, एक्सपेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना। करंट टैक्स में हम लेस करते हैं, ऐड क्या करेंगे, क्यों नहीं, हमने पहले कुछ किया ही नहीं और टैक्स का एक्सपेंस लेस हो। एनी कंफ्यूजन? जी सर।
लास्ट पॉइंट में फिर ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे दो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का और प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी मींस ग्रेजुटी पे। तो करंट टैक्स की हद तक कोई इशू किसी का? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग करंट टैक्स? देन देयर आर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, अगर आप लोगों ने की है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं की है तो इस वक्त देख के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी बात मेरी गौर से सुननी है। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैसे करेंगे? सवाल है किस अप्रोच से करें? क्वेश्चन साइलेंट है, हमेशा पहले किस अप्रोच की बहस करेंगे? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। ओपनिंग अवेलेबल है सर, तो हम वर्किंग बस एज ऑन करेंगे एंड एज ऑन 31 दिसंबर 2008 क्लोजिंग निकाल लेंगे ओपनिंग से कंपेयर करके, फिर फॉर द ईयर तक आ जाएंगे। ठीक है, क्या तरीका होता है सर इसका? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंसेस कौन से आने देंगे, कौन से रोक देंगे, हम कैसे रोक देंगे? कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को बराबर कर। अब आपने पूरा सवाल आराम से मेरे साथ जरूर देखना। प्रॉफिट की कैरिंग अमाउंट बता नहीं, एटलीस्ट अब ये तो पता होना चाहिए क्या क्या ढूंढना है, कहाँ है भी कि नहीं है। तब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज ढूंढनी है। जी सर, पॉइंट 1 मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट। फाइन्स इनएडमिसिबल प्लेंटी, सॉरी, लेकिन एक पेड अंडरलाइन करें मैडम, पेड एज पेनल्टी, इसके अकाउंटिंग एंट्री बोला था। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, बैलेंस शीट ध्यान में बनाए। इसके कैरिंग अमाउंट मतलब ये पेएबल वगैरह होता तो इसकी कैरिंग अमाउंट आनी थी। अब ये कोई एसेट पेएबल है ही नहीं, तो पेड है, तो इसकी कैरिंग अमाउंट क्या है? एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, पेमेंट होगी। अगर फर्स्ट करें पेड की जगह होता पेएबल, तो मैं क्या करता? क्या फाइन्स की कोई कैरिंग अमाउंट है? 0.7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वक्त इसकी कोई कैरिंग अमाउंट नहीं है, पेड है। अगर होता तो मैं क्या करता? कैरिंग अमाउंट लिखता। फिर टैक्स वालों ने इसका क्या करना? क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो असूलन तो यह होना चाहिए 0, लेकिन 0 रखने से क्या आ जाना? परमानेंट डिफरेंस आ जाना। तो मीन्स से अगर होता भी डिफरेंस, अगर ये कैरिंग अमाउंट होती भी, तब भी हम इसे बराबर करके डिफरेंस खत्म कर सकते। वो क्यों? क्योंकि परमानेंट डिफरेंस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है ही नहीं। अगर होता भी तो फर्क ना पड़ता, डेफर्ड टैक्स में इसका इफेक्ट ना आता। फिलहाल तो है ही नहीं, अगर हो भी तो परमानेंट डिफरेंस है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ने बराबर ही होना था। एनी कंफ्यूजन? सब क्लियर है प्लीज? ये पॉइंट नंबर 2। ग्रेजुटी पेएबल का मेरा ख्याल आप लोगों ने लेजर बना लिया होना है। क्या ढूंढने के लिए? ग्रेजुटी पेएबल का लेजर बनाने की वजह क्या है? क्लोजिंग बैलेंस निकालने के। तो कितना निकला क्लोजिंग? बना तो लिया था लेकिन क्लोजिंग निकला नहीं है। 0.55, सॉरी 0.7, 0.7 कैरी ओपनिंग लायबिलिटी, स्पीड अप हो सकती है प्लस एक्सपेंस कितना? 2.4 माइनस 1.6। यकीनन लेजर्स वगैरह मैं आपके सामने बताता रहता हूँ, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन शायद इतना इसे सीरियस इसे इजी भी नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसे प्लस माइनस में गलती हो रहा है। बहरहाल क्या आंसर आ रहा है? 1.5 इज अ कैरिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग। टैक्स बेस कितनी है? डिफरेंस है अकाउंटिंग और टैक्स में। क्या डिफरेंस टेम्परेरी है, परमानेंट है? कैसे? टैक्स वाले अलाउ कर देंगे, कब कर देंगे? जब पेमेंट होगी। तो टैक्स वालों ने कोई लायबिलिटी बनाई हो, लेकिन डिफरेंस आने देंगे। कौन सा आ रहा है? टैक्सेबल डिडक्टेबल फाइनल करना है, सब कुछ बोल बोल के वाइंड अप करना। टैक्सेबल डिडक्टेबल जो सोचना सोचना। टीटीडी या डीटीडी?
फाइनल 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 एसेट नहीं पूछ रहा, एसेट बनना है लायबिलिटी बनी, खुद से पूछ रहे। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस एक लायबिलिटी है, फ्यूचर में इस अमाउंट ने अलाउ होना है, तो एसेट बन रहा है, तो अगर एसेट बन रहा हो तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन सर? चलें आगे सर। पॉइंट नंबर 3 सर। पॉइंट नंबर 3 आप पूरा पढ़ें और मुझे कैरिंग अमाउंट्स के एंगल से बताएं क्या क्या आना चाहिए। कोई लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कितनी? 1.2। राइट ऑफ यूज एसेट लीज एसेट की कोई कैरिंग अमाउंट 1.8। कोई इंटरेस्ट पेएबल का बताया हो? जो लीज पेमेंट्स हुई है उसमें इंटरेस्ट भी शायद पे हुआ है, जरा फर्स्ट सेंटेंस देखो ना, ये 0.15 लगता है लीज पेमेंट्स में पे हो गया, लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या इंटरेस्ट पेएबल वैसे कंपलसरी है? अगर पे नहीं किया होगा तो इंटरेस्ट होगा, अदरवाइज हो भी सकता है कि ईयर एंड पे जितना ड्यू हुआ पे हो सकता है सर। तो राइट ऑफ यूज एसेट की कैरिंग अमाउंट आ गई 1.8। टैक्स बेस बता दें, क्यों 0? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज रिकॉर्ड नहीं हो रही? एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, सिर्फ रिकॉर्ड ही क्या कर रहे हैं? रेंटल रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये डिफरेंस परमानेंट आ जाना है सर, परमानेंट आ जाना है सर। ये मैंने कल डिटेल में बात कर दी थी, रेंट आपको सारे पेमेंट्स वगैरह दिखा के, क्या ये टेम्परेरी डिफरेंस है लीज पे, ये परमानेंट है? हमारे और कंपनी टैक्स वालों के नाम में तो फर्क है, हम किस किस नाम से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। टैक्स वाले किस नाम से, लेकिन क्या उनका सम सेम ही है? 19,20,000 19,20,000 याद है मार्क्स? बताएं इसमें टैक्सेबल कौन सा, डिडक्टेबल कौन सा? फाइनल फाइनल कोशिश। लीज लायबिलिटी कौन सा डिफरेंस है? टैक्सेबल डिडक्टेबल? डिडक्टेबल बेटा, इस एक्सपेंस से फ्यूचर में अलाउ होना, जब पेमेंट होगी तो टैक्स सेविंग हो जाएगी, डिडक्टेबल। रट्टा ही देर में लाए यार जी। राइट ऑफ यूज टैक्सेबल है, ठीक है क्लियर जी सर। ओन्ड एसेट्स का, ओन्ड एसेट्स की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस तो गिवन है, लिखवा दूंगा। सॉरी 16.7 एंड 13.85 डिफरेंस आ गया 2.85। टैक्सेबल डिडक्टेबल टैक्सेबल डिडक्टेबल टैक्सेबल। जी सर, अब आ जाए जरा जिस बात पे जरा शायद मैं बहस करना चाह रहा हूँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ है जी सर। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर्स पे आ जाए। 2.3 क्या है? नहीं सर, बोरिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस। क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में सिर्फ बोरिंग कॉस्ट ही आती है? एक्सपेंडिचर एंड बोरिंग कॉस्ट। लेकिन बेटा जो एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग में हम कैपिटलाइज करते हैं वो एक्सपेंडिचर एज इट इज टैक्स वाले भी मानते हैं। मींस फॉर एग्जांपल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। बिल्डिंग पे एतराज उन्हें कोई नहीं है, उनका एतराज किस पे है? बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन। तो हमें उसने इस पॉइंट में एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट नहीं बताई, हमें उसने सिर्फ बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन बताई। हमें उसने शायद वही बताया जो फर्क की वजह। या पेज नंबर 4 पे जाए पीछे जरा, पेज नंबर 4 मींस जरा, अगर पेज नंबर 76 मेरा ख्याल होना चाहिए, 76 जरा देखें। इसके स्टार्ट में थोड़ा सा नीचे शायद कहीं एक वर्किंग हुई होनी, 5 लाख जमा 20,000 और आगे 5 लाख एज इट इज लिखा होना। ये पेज नंबर कौन सा? उसमें जरा ये 5 लाख क्या है दोनों तरफ?
तो ये मतलब ये वाली बात भी क्लियर होनी चाहिए कि फर्क किस वजह से है, किसकी वजह से नहीं है, किसकी वजह से है। एक्सपेंडिचर्स पे कोई इशू नहीं है, वो अगर फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है, जो भी इधर उधर होंगे, प्रॉब्लम किसकी वजह सिर्फ है, बॉरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन टैक्स में अलाउड नहीं। ठीक है, मीन्स से कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हम ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के सामने 2.3 लिख रहे हैं तो ये हमारी एक लिमिटेशन है। असूलन क्या होना चाहिए, हमें कैरिंग अमाउंट के तौर पे क्या लिखना चाहिए, टोटल लिखना चाहिए या सिर्फ बॉरिंग कॉस्ट लिखना चाहिए। मसलन आपके से पेज नंबर 76 पे 5,20,000 कैरिंग अमाउंट है या सिर्फ 20,000 है, तो शायद अगर उससे एंगल से बात करूं तो 5,20,000 और सामने 5 लाख होना चाहिए। असूलन तो ये होना चाहिए। अगर इस तरह से मैं लिखूं तो क्या अल्टीमेटली वही डिफरेंस आना है। तो उसने हमें क्या किया, एक्सपेंडिचर्स बताने की बजाय सिर्फ वही अमाउंट बता दी है जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ। वरना असूलन लॉजिकली क्या होना चाहिए, टोटल कैरिंग अमाउंट मींस एक्सपेंडिचर प्लस बॉरिंग कॉस्ट, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक्सपेंडिचर्स की अमाउंट आनी चाहिए और फिर डिफरेंस मींस बॉरिंग कॉस्ट का डिफरेंस आता है। बात क्लियर है मेरी प्लीज। क्या चीज सवाल में नहीं है, लेकिन क्या वो है जिसका मसला है, तो वो है 2.3। तो 2.3 के अकाउंटिंग में कैपिटलाइज्ड है, अकाउंटिंग में कैपिटलाइज्ड है और टैक्स में भी तो है, टैक्स में नहीं। आप एक कंसंट्रेट करना है यहाँ। असूलन तो यहाँ सिंपली पहले हमें टैक्स में 0 रख लेनी चाहिए। क्या सोच के, क्या सोच के सर, कि टैक्स वालों ने कैपिटलाइज नहीं किया, हमने किया, उन्होंने नहीं किया। लेकिन आखिरी मसला नहीं, आखिरी मसला डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर डिफरेंस आ जाएगा तो डिसाइड ये करना है कि टेम्परेरी आ रहा है या परमानेंट आ रहा है। अगर टेम्परेरी आ रहा होगा तो आने देंगे, और अगर परमानेंट आ रहा होगा तो कैसे रोक लेंगे, कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस के बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ हमें डिसाइड क्या करना है कि क्या ये डिफरेंस, वैसे डिफरेंस है, लेकिन क्या ये डिफरेंस टेम्परेरी है या परमानेंट है, ये मेरा काम है। सोचना कैसे होता है डिफरेंसेस के बारे में। वो भी सोचना शुरू करते हैं, पहली दफा सोचने लगे। जी सर, क्या ये 2.3 टैक्स वालों ने एक्सपेंस बना लिया है, क्या ये 2.3 टैक्स वालों ने एक्सपेंस बना लिया है, कहाँ लिखा है, सवाल में लिखा है। बल्कि टैक्स वालों ने क्या अपने अपने हाथों से एक्सपेंस बनाया। करंट टैक्स की वर्किंग देखें, शुक्र है मैंने नहीं की, ये हुई है 2.3 हमने लेस किया हुआ। क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2.3 मिलियन एक्सपेंस बन चुका है। अब सवाल बस ये रह गया कि क्या हम भी इसे एक्सपेंस बनाएंगे, बनाने लगे सर, अभी आपने मान लेना, रिलैक्स। हमने इस 2.3 मिलियन को कैपिटलाइज किया, फिलहाल हमने एक्सपेंस नहीं बनाया। किसने बना लिया, टैक्स वालों ने बना लिया, हमने तो इसे एसेट में कैपिटलाइज किया। अब डेफर्ड टैक्स रिलेट्स टू है फ्यूचर। अब जरा फ्यूचर में चलते हैं। इस 2.3 को कैपिटलाइज करने से हमारे एसेट की कॉस्ट बढ़ गई है। जब ये कभी एसेट कंप्लीट होगा तो हमारे इस एसेट की कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट भी आ रही होगी, और टैक्स वालों की कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट नहीं आ रही होगी, उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग फ्यूचर में हम ज्यादा अमाउंट को डेप्रिशिएट कर रहे हो। क्या हमारी अमाउंट में 2.3 भी होगा, क्या हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में ये 2.3 भी डेप्रिसिएशन में शामिल होगा सर। यकीनन अब नाम का फर्क है, वो किस नाम से एक्सपेंस इस साल अलाउ कर रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट, और हम फ्यूचर में इस 2.3 पे किस नाम से एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन के नाम से। क्या ये 2.3 अकाउंटिंग में फ्यूचर में एक्सपेंस बनना है सर, बनना है। कब बनना है, कब कब कब, जब कभी एसेट कंप्लीट होगा, फिर ये डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट होगा तो ये 2.3 भी एक्सपेंस आउट होगा। यकीनन इस 2.3 का नाम हमारे लिए क्या होगा, डेप्रिसिएशन।
लेकिन क्या ये 2.3 अल्टीमेटली हमारा एक्सपेंस बन जाना है? किसने बना लिया है? कौन बना लेगा? क्या ये डिफरेंस टेम्पररी है, परमानेंट है? परमानेंट क्या होता है? क्या डिफरेंस रिजॉल्व ना हो? क्या ये डिफरेंस रिजॉल्व हो जाएगा सर? टेम्पररी है, परमानेंट है? क्लियर है प्लीज? जरा एक दफा आप जरा बता दें फ्यूचर में कैसे टेम्पररी, फ्यूचर में क्या होगा? तो और जाने दे यार, बोरिंग कॉस्ट कहाँ डेप्रिसिएशन बीच में आ गई, कमाल हो गया। हमने कैपिटलाइज कर दिए मतलब फॉर एग्जांपल पेज नंबर 76 देखो, वो फिगर जरा इजी सी है। 5,20,000 फर्ज करें फ्यूचर में डेप्रिशिएट करेंगे हम, या 5 लाख करेंगे टैक्स वाले? तब यही जरा रुके, एक और फैसला भी करना। क्या फ्यूचर में टैक्सेबल डेप्रिसिएशन फिर कम हो जाएगी? क्या फ्यूचर में टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कम होगी, हमारी ज्यादा होगी? अगर टैक्स डेप्रिसिएशन फ्यूचर की कम होगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ने से क्या होगा? क्या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना होगा? तो दो चीजें, नंबर एक, ये डिफरेंस टेम्परेरी नहीं है, और नंबर टेम्परेरी नहीं है, यह है टेम्परेरी है। और नंबर टू, इस टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। देयरफॉर ये कौन सा टेम्परेरी डिफरेंस है, टैक्सेबल या डिडक्टेबल? वो क्या होता है टैक्सेबल? टैक्सेबल, डिडक्टेबल, ये पूरी बात मेरी क्लियर है सर? क्या नंबर एक, व्हाई इट इज टेम्परेरी? उन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, हम डेप्रिसिएशन के नाम से कर लेंगे, इट इज टेम्परेरी। नंबर टू, हम जब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कम होगी। क्यों? उनकी अमाउंट क्यों कम होगी? क्योंकि उन्होंने ये 2.3 अप्लाई ही नहीं किया। तो हमारी टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी या उनकी ज्यादा होगी? तो टैक्स डेप्रिसिएशन कम होने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्यूचर के बढ़ जाने से हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, which results into deferred tax liability, and therefore the difference is called as taxable temporary difference. आई होप के बात प्लीज क्लियर। कोई आपकी तरफ से अगर कोई सवाल अब रह गए यहाँ पर? बहरहाल रट्टा भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई हो रहा है। क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एसेट है सर? एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी टैक्स बेस से ज्यादा है। क्या बनना है सर? मेरा ख्याल होता नहीं डिफरेंस में ये नेट ऑफ करवाइएगा, नेट ऑफ करवा दें सर, फोन नेट ऑफ करवा दें। ओ यार इतनी सारी फिगर है, 4.2 निकाल दिए, ये तो पहली दो फिगर्स पे ही पूरा हो जाना। फाइनल आंसर बताएं सर। 4.25 ठीक है जी। टैक्सेबल, डिडक्टेबल, नेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आ गए, और मल्टीप्लाइड बाय रेट 35%, 1.4875 is the closing balance of deferred tax liability। तो ये नेट डिफरेंसेस बढ़ा गए, और नेट डिफरेंसेस टैक्सेबल थे, रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग आ गया, लेकिन रिक्वायरमेंट पड़ जाएगा तो उसने तो फॉर द ईयर मांगा। पढ़ के देखें, ऐसे पता चल जाता है नहीं, मतलब पता चल जाता है उसने मांगा क्या मांगा। तो अब कैसे, अब क्या करूं फाइनली? लायबिलिटी का ओपनिंग क्या है? 0.55। फॉर द ईयर क्या आ गया है? फॉर द ईयर अभी नहीं आया, क्लोजिंग आ गया है। फॉर द ईयर यहां से कितना बनता है? 0.9375 की डबल एंट्री बोल दें। डेबिट एक्सपेंस डेबिट, डेबिट एक्स लायबिलिटी क्रेडिट। So what is the amount of deferred tax for the year? 0.9375 based on this information. अब फाइनली कोई आपकी तरफ से कंसर्न रहेगी? कुछ हजरात इसे नोट करना चाह रहे हैं, और वो कुछ हजरात नहीं है, लिख लें।
और सर जी लिख लो, टाइम है कि तस्वीर मैं खींच लेता हूँ, मैं भी सीखूं, मुझे नहीं आती। नोट कर ले यार, तेरी मेहरबानी सर, नोट कर लें। मेरी इस लफ्ज से कैसे महसूस होगा कि आपने नोट अपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ? ये मेरा इल्जाम लगा रहा है कि मैं बख्तान लगा रहा हूँ आप पे। ये कैसे हो सकता है कि आपने अटेम्प्ट ना किया हो? लेकिन मैं कह रहा हूँ नोट करना, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मिस्टेक हुई है और वो कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच में तस्वीर कहाँ से आ गई? एक करंट टैक्स की फिगर बताइएगा, सॉल्व हुई लिख पाएगा? 5.1275 नहीं 1275 थी वैसे। एक मिनट सॉल्व करके देखना जरा रेट का। नहीं फिगर यही थी। टैक्सेबल प्रॉफिट जरा रेट मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये अब मेरे बॉक्स का सम कीजिएगा जरा, जो मैंने राइट साइड पे बनाया। 6.065 ठीक है, आप लोगों ने राउंड अप किया, सही किया। मैंने सिर्फ एक और बात करनी है, उसकी वजह से कहीं बात राउंडिंग ऑफ की नजर ना हो जाए। 6.7 बन रहा होगा आपका, 6.0607। इसमें लेकिन सर एक मसला है, अगर आप इसको इस इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से करेंगे या इसकी रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो वो दोनों मैच नहीं होने। क्या कब बोला मैंने? इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से करेंगे, क्या इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से करेंगे? क्या 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 डेफर्ड टैक्स, तो वो भी मैच नहीं करेगा। और अगर इसकी रिकंसिलिएशन बनाएंगे, रिकंसिलिएशन क्या मतलब क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को अगर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके परमानेंट डिफरेंसेस के इफेक्ट्स लेंगे तो वो भी रिकंसिलिएशन मैच नहीं करेगी। इस सवाल को देख के बताएं, परमानेंट डिफरेंस कौन कौन से? सारे डिफरेंसेस ही तो परमानेंट हैं। कौन कौन से डिफरेंसेस परमानेंट है? और बेटा कोई एक है, ना करें ऐसे, खुदा के लिए ऐसे ना करें।
पेनल्टी है, जाने दें, कोई नहीं ये क्या बात है? क्या हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में पेनल्टी आ नहीं रही? क्या वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है? तो घर से आपने अब 2 काम करने हैं। नंबर 1, इसको इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से करना, रिवाइज कीजिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट्स अवेलेबल है, देयरफॉर वो प्रॉफिट्स वाला मोर और लेस वाला, और सेकंड इसकी रिकंसिलिएशन बनानी है। अब डेफिनेटली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक काम ये, और दूसरा फिर एक आपका सवाल और रख लें, 1-2 दिन में फिर इसके लिए टाइम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढना जरा, पेज नंबर 94 पर। सबसे पहले क्या करना है कि जरा तरतीब से बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा रिवाइज करके इसको इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, इसकी रिकंसिलिएशन बनानी है आपने। और सेकंडली क्वेश्चन नंबर 8 पे एक अच्छी सी एफर्ट करनी शुरू कर दें। पेज नंबर 94 है, पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरतीब में है जिस तरतीब में ये चीजें हैं। तो काइंडली अपनी मसरूफियात में से थोड़ा टाइम जरा पढ़ाई के लिए भी रखें यार। लाने से तो घर में क्या क्या हो गया, जरा उठते उठते बता दो। जज़ाकल्लाह बेटा जिन लोगों ने बोलने की कोशिश की। अल्लाह हाफ़िज़।